आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका संतोष श्रीवास्तव की कहानी हलाहल। लेखन, पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से इतर अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव व नवांकुरों के हसीन सपनों को वास्तविकता का धरातल देने को कृत संकल्प लेखिका संतोष श्रीवास्तव का जीवन बहुआयामी है। वे अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की संस्थापिका हैं। इस संस्था के माध्यम से नवांकुरों को लेखन, चित्रकर्म आदि का मंच प्रदान करती हैं, अर्थात टैलेंट हंटिंग का कार्य करती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी हलाहल, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। वो फिर चिल्लाई, सांप सांप, मदन भैया, बाबू सांप। रात के 12 बजे थे। मदन ने पढ़ाई खत्म कर लाइट बुझाई ही थी कि वो चीखी थी, कहाँ है सांप चुनिया बेटे, कहाँ है सांप? वो देखो म्यान से लटक रहा है पूंछ के बल, भैया मारो उसे। बाबू जाग कर दौड़े आए थे। अम्मा नहीं उठी थी। 2 महीनों से यही सिलसिला चल रहा है चुनिया का। बत्ती बुझते ही चीखती है, या जब सड़क से कोई ट्रक गुजरता है और उसकी हेडलाइट खिड़की से कमरे में उतर आती है, या फिर चांदनी रातों में। चीखना और चीख का पर्याय मात्र चीखना। ऐसा डर समा गया है कि जाता ही नहीं। मूंछ की खटिया पर करवट बदल अम्मा ने वहीं से पुकारा, आजा चुनिया, इधर आजा, मेरे पास सो आके। अरे काहे को उसे डरपोक बनाने पर तुली हो तुम? है ना मदन कमरे में? सो जा चुनिया, देख कहाँ है सांप, कहीं कुछ भी तो नहीं? मैं कल ही मंगर से जाले साफ करा देता हूँ। मकड़ी के बड़े बड़े जाले भी सांप से लटकते नजर आते हैं। बाबू ने उसके सिर पर हाथ फेरा और चादर उड़ाकर चले गए। चुनिया ने सिर तक चादर तान ली। बरसों पुराना था ये घर। चुनिया के बाबा इसी घर में पैदा हुए थे, फिर बाबू और फिर तीनों भैया भी। पूरी 3 पीढ़ी झेल चुका है ये पुश्तैनी घर। कमरे बड़े बड़े, ऊंची ऊंची छत वाले, विशाल। खपरों की छानी, छानी को आधार देती मोटी मोटी म्यालें मानो पेड़ के तने ही ठुके हों। नीचे फर्श पर पत्थर की चिपें जड़ी थीं, बड़ी बड़ी चौकोर। हर दूसरे तीसरे दिन फर्श की धुलाई होती। चिप के सीमेंट उखड़े किनारों में पानी भर जाता। ठंड और गर्मियों में खूब ठंडाते कमरे, लेकिन बरसात में सीलन रहती। कमरों की दीवारें उधड़ी थीं, चूना झड़ता रहता। लकड़ी की चौखटों वाली दहलीज में भी दीमक लग गई थी। बाबू चिंतित थे, अगर दीमक फैल गई तो पूरा घर चढ़ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चुनिया चाहती है कि दीमक पूरा घर चढ़ ले, फिर नई दीवारें, नई चौखट और नई छत बनेगी। पक्की छत, सीलिंग वाली सीमेंट की, जिसमें बीचों बीच बिजली का पंखा होगा। तब कहाँ से सांप लटकेगा छत पर? मयल जो नहीं रहेगी। रोमांच हो जाता है नाग पंचमी के दिन को याद करके। पूरे बदन में सिर से पांव तक लेजाहट समा जाती है। सड़कों पर शोर था उस दिन, बाजे गाजे, लाउड स्पीकर। छोटे शहरों और गांवों में त्योहार मनाने का यही ढंग है। पिटारियों में कैद नाग, बीन बजाते सपेरे और उत्सुक भीड़। बारिश ने चहुं ओर हरियाली के खजाने खोल दिए थे। वैसे भी घर के चारों ओर बगीचे के कारण बड़ी गजिन हरियाली थी। फाटक के दोनों ओर विशाल नीम के झाड़ थे, जिन पर तोते दिन भर शोर करते। पिछवाड़े सब्जियों की क्यारियां थीं और क्यारियों के किनारे ऊंची ईंट की दीवार की फेंसिंग से सटे नींबू, अमरूद, पपीते, केले के पेड़। कभी कभी मंगर बगीचे की सफाई करते हुए लाठी में सांप लटकाए हुए अम्मा को दिखाने आता। उसके बदन में सुरसुरी सी फैल जाती। अम्मा झट कहती, ले जाओ उधर, सड़क के उस पार दूर ले जाकर फेंका, इधर काहे को लाया? मंगर खी खी हंसता हुआ जानबूझकर उसके आगे लठिया हिलाता चला जाता। मदन और चुनिया के कमरे की खिड़की के उस पार गेंदा और चमेली की लतरें थीं। चमेली की लतर खिड़की तक चढ़ाई थी। चुनिया चुपचाप चमेली की फुनगियाँ नोच देती ताकि पूरी खिड़की खुली रहे और आसपास का सब साफ साफ दिखता रहे। भरे पूरे घर में रहने वाली चुनिया अब एकदम अकेली पड़ गई थी, सो मन धुक धुक सा करता रहता। हमेशा बड़े बड़े कमरों में अपनी ही परछाई डरा देती उसे। बगीचे में गिलहरी की सरसराहट चौंका देती। जब तीनों जीजी थीं, बड़के मझले भैया थे, भाभियाँ और भतीजे भतीजी थीं, तो ना चौंकना होता था ना धुकधुकी। बल्कि तब तो हर वक्त के शोर से तंग आ वो कभी कभी सड़क पर दूर तक टहलाती थी।
लेकिन जब जीजियाँ ससुराल चली गईं, बड़के भैया रुड़की और मंझले भैया नोएडा में जाकर बस गए। रह गए अम्मा, बाबू, वो और मदन। मदन भी चला जाएगा, कहता है अमेरिका जाएगा कमाने। इधर वैसे भी भविष्य नहीं है। अतीत में डूबा चरमराता सा शहर है ये। बाबा के ज़माने की धाक में औलादों का किया कम ही नज़र आता है लोगों को, मानो बाबा की पहचान में लिपटा हो वजूद। वो चौके की दीवार पर घी और पीले सिंदूर से नागपंचमी के नाग बना रही थी। पूजा के लिए फूल सुबह ही तोड़ लिए थे, बस चौक पूरना बाकी था। अम्मा गुलगुले बनाने के लिए गुड़ उबलने रख रही थीं। चुनिया, जरा ऊपर टाड़ पर से बड़ी चलनी तो उतार दे, अम्मा ने कहा तो झल्लाती हुई उठी। बीच बीच में काम बोल देती हो तो हाथ हिल जाता है। अक्सर ऐसा हो जाता है, चुनिया कोई काम तन्मयता से कर रही हो, बीच में कोई टोक दे तो संतुलन खो देती है। लेकिन उसकी ये झल्लाहट उसकी अपनी होती है, कहीं से कोई विरोध या नाराज़गी नहीं उठती उसके प्रति। अच्छी तरह अपना भुनभुनाना निकाल वो फिर तन्मय हो जाती है। टाड़ तक उसके हाथ ही जाते थे, कद छोटा पड़ता था। पंजों के बल खड़े होकर उसने चलनी उतारी तो लद्द से कोई गिलगिली लिजलिजी सी चीज़ उसके कंधे, पेट और जांघों से फिसलती नीचे गिर पड़ी। वो जोरों से चीखी और उसे विस्फारित हो देखा। एक काले रंग का लंबा सांप था जो उसके बदन से फिसलता हुआ नीचे गिरा था। उसकी धड़कनें रुक सी गईं। एक पल को लगा मानो उसके बदन का सारा खून निचुड़ गया हो, हड्डियां गल गई हों और वो स्वयं निचुड़ा गिलगिला एहसास बन गई हो। अम्मा फुर्ती से उठीं और उसे अपनी बाहों में समेट दरवाजे से ले आईं। फिर जोरों से चीखीं, अरे मंगर, सांप, सांप है चौके में। सांप घबराया हुआ चौके में इधर से उधर चक्कर मारने लगा। सांप एक कोने में जाता तो वे दूसरे कोने में चली जाती। हाँफती चीखती अम्मा ने बहुत देर बाद महसूस किया कि चुनिया की दतकड़ी बंध गई है। तब तक मंगर सांप का फन कुचल चुका था। क्या मालकिन, आपने नाग पंचमी के दिन हमसे पाप कराया। साक्षात नाग देवता पधारे थे आपके घर तो। फिर अम्मा को चुनिया के दोनों गालों पर चपत लगाते देख सकपका गया। बिटिया का बेहोश हो गई? हाँ, मदन को बुला ला, पलंग पर लिटा देगा इसे। डर गई है ना, पूरे शरीर से सांप गुजरा है। अलमारी में रखी अमोनिया नौसादर की शीशी भी लेते आइयो, सुगाना पड़ेगा इसे। थोड़ी देर में बाबू भी आ गए। वो होश में आती फिर बेहोश हो जाती, होश में आते ही रोने लगती। अम्मा, बाबू, सांप, मेरे बदन पर सांप चला है बाबू। वो अम्मा का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। अम्मा हाथ छुड़ा कर जाने को होती तो वो चौंक पड़ती और फिर कसकर हाथ पकड़ लेती। शाम होते होते बुखार चढ़ाया उसे, माथा दर्द से फटने लगा। बाबू डॉक्टर बुला लाए। डॉक्टर ने दवा दी और आराम करने को कहा। आराम ही तो कर रही है सुबह से, पूजा की तैयारी भी पूरी नहीं कर पाई। अम्मा के गुलगुले सिके या नहीं, नरेटी में नाग के लिए दूध लेकर थाली में दिया जलाकर अम्मा के साथ जाना भी तो है ढलान के पीपल तक। वो बर्राने लगी, अम्मा देखो, घी सिंदूर के बने नाग रेंगने लगे। बाबू से कहो पूजा निपटा दें, फिर मंगर इन्हें जंगल में छोड़ आएगा। कहाँ है नाग बेटा? चुनिया, मेरी गुड़िया, हिम्मत रख बेटे, तू तो बहादुर है ना? है ना बाबू नाग, वो देखो ऊपर म्याल में लटके हैं। बाबू पूजा जल्दी करो ना, जल्दी, दूध मांग रहे हैं नाग, जीभ लपका लपका कर। अम्मा ने माथा पीट लिया। हाय, मेरी चुनिया को क्या हो गया? बाबू ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, फिर चुनिया का माथा सहलाते हुए कहा, चुनिया बेटे चल उठ, मैं मंगर से रिक्शा मंगवाता हूँ। आज पंचमी का बाजार भरा है, तू कहती थी ना कि बाजार घूमना है। चुनिया ने हैरत से बाबू को देखा। बाजार घूमने की जिद तो वो 3 दिन से कर रही थी, लेकिन तभी उसे छाती पर सांप कुंडली मारे बैठा महसूस हुआ। वो झटके से उठी और खड़ी हो गई। चलो बाबू। चुनिया को बुखार चढ़ी हालत में बाबू घंटा भर घुमाते रहे। मंदिर, बाग बगीचे, फव्वारा, बाजार में रौनक थी। मैदानों में दंगल हो रहे थे, सजी धजी दुकानों में लाउड स्पीकर बज रहे थे। चुनिया का चेहरा खिल गया। बाबू समझे चुनिया का मन बदल गया है, लेकिन गलती ये हो गई कि जब लौटे तो सड़क पर सन्नाटा पसर चुका था और सड़क की बत्तियां पीले उजास के दायरे बना बिगाड़ रही थीं। वे पीले दायरे कभी लहराती झंडियां बन जाते, कभी लहराती लकीरें, झिलमिल, जो सांप सांप, हूबहू सांप जैसे। चुनिया को कपकपी छूट गई और बाबू के सीने में दुबक गई। चुनिया पूरे 15 दिन बीमार रही। डर, कपकपी, चौंकना, सूखी सिसकियाँ और नींद में बर्राना उसके मर्ज बन गए। अम्मा मुंह बिसूरने लगीं।
क्या हो गया लड़की को? कैसे होगा इसका ब्याह अगर यही हाल रहे? अच्छी भली थी, मेरी मति मारी गई थी जो इससे चलनी मांग ली, अब क्या होगा? परिंदों के फड़फड़ाने से तालाब का थिर पानी जैसे जीवित हो उठता है, उस थके अलसाए से शहर में भी कान दर कान ये खबर पहुंच गई कि पोस्ट मास्टर जनरल बाबू दयाराम की बेटी चारूलता उर्फ चुनिया अपने होश में बात नहीं करती, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसे। सुनकर अम्मा खूब रोईं। लोग भी राई का पहाड़ बना देते हैं। उनके खानदान में आज तक तो किसी को मिर्गी के दौरे पड़े ही नहीं। डर गई है बेचारी, भारी भरकम पूरा सांप उसके शरीर से फिसला है। अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाएं, फिर चुनिया तो लता सी कोमल दुबली पतली, भाग्य थे सो बच गई, कहीं डस लेता तो। और चुनिया, उसका तो रूटीन ही बदल गया था। ना बगीचे में जाती ना अंधेरे में। जंगल पहाड़ों को खंगाल डालने की उसकी हसरत पर डर की किरचें बिखर गई थीं जो उसके पैरों को लहूलुहान कर डालती। अब उसने अपने आप को कमरे में किताबों में समेट लिया था। मदन बड़े जोर शोर से उसकी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करवा रहा था। सरे शाम से वो मदन के टेबल पर अपनी किताबें फैला लेती। जब तक मदन पढ़ता वो भी पढ़ती। अम्मा गर्म दूध दे जाती, दूध पीकर वो ऊँघने लगती। रात के किसी पहर में उसे सरसराहट सुनाई देती, वो घबरा कर पट से आंखें खोल देती। कमरे में नाइट बल्ब की नीली धूमिल रोशनी होती। मदन सो चुका होता और म्यार पर सांप लटका होता और एक चीख दीवारों की पपड़ियाँ झड़ा देती। बाबू सांप, अम्मा, मदन भैया सांप। सांप मानो उसके बदन पर रेंग रहा होता, फिसल रहा होता। कोमल गिजगिजा ठंडा लहराता स्पर्श तन बदन के रोंगटे खड़े कर देता। वो कंधे से चलता हुआ, पेट पर होता हुआ, जांघों पर रेंगता हुआ पिंडलियों से नीचे उतर आता। फिर पैरों की उंगलियों पर वो घबरा कर आंखें खोल देती। सांस तेजी से चलने लगती। शरीर में कंपन समा जाता। क्या कोई इस दहशत, इस भय से छुटकारा नहीं दिला सकता? क्या कोई ये दिलासा नहीं दिला सकता कि सांप से उनकी कोई हानि नहीं हुई है? बल्कि बाबू तो कहते हैं कि नागपंचमी के दिन नाग गले में पहनने से उम्र बढ़ती है। तो क्या इसकी उम्र बढ़ गई है? हाँ, वो जीना चाहती है, जिंदगी को अपने अर्थों में जीना चाहती है, अपने ढंग से। लेकिन अब तो छायाएं भी डराने लगी हैं उसे। छोटे छोटे पेड़ पौधों की कितनी लंबी लंबी छायाएं होने लगी हैं, और जब बौने पेड़ पौधों की लंबी छायाएं पड़ने लगती हैं तो तय है कि सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त, फिर वही रात, वही भय का दंश, वही पोर पोर उतरती सिहरन। कैसे रात बिताए? लेकिन रात होने से पहले वो सारी संभावनाओं पर हमला कर बैठती। बिस्तर झटकती, तकिया उठा बार बार देखती, पलंग के नीचे सिरहाने पायताने, उसकी खोजी नज़रें पलंग का कोना कोना छान मारती। फिर संतुष्ट हो सोने का प्रयास करती, लेकिन फिर वही छत की म्याल सिर पर, वही चीख, फिर वही सबका रत जगा। 3 दिन से झड़ी लगी है। आसमान स्याह हो गया है। तेज बौछारें अनवरत स्वर में लय बनकर छाई हैं। बूंदों का नर्तन आंगन, सड़क और बगीचे में लगातार हो रहा है। कभी बौछारें रुकती भी तो तेज हवाएं चलने लगती। हवाओं में झूमते पेड़ों की साएं साएं और शाखों के पत्तों पर अटकी बूंदों का टप टप गिरना भैंसा पैदा करता। कभी कभी भीगी हवाएं कमरे में घुस आती जब खिड़की खुली होती। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा था। कभी भय का संचार करता, कभी आनंद का। कभी लगता सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, कभी सब कुछ मुट्ठी से फिसलता सा लगता। रात खाने के दौरान बाबू ने बताया कि छोटे चाचा नीरू के लिए लड़का देखने आ रहे हैं। अच्छा, कब? शनिवार को। लड़का ही बैंक में हिंदी ऑफिसर है। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। बैंक की नौकरी होती ठाठ की है। नीरू भी आ रही है क्या? नहीं, पहले घर खानदान तो देख लें। शायद किसी दावत पार्टी में मिल चुके हैं दोनों। ठीक से मुझे भी पता नहीं है। अगर नीरू आती तो मज़े से कटती रातें, दोनों में खूब पटती है। हम उम्र बहनें सखियों जैसी ही तो होती हैं। जमाने भर के किस्से बोलना बतियाना। पिछली बार आई थी तो पता ही नहीं चले थे 15 दिन। उन 15 दिनों में धरती आकाश उसके थे, चांदनी उसकी थी, धूप और हवाएं उसकी थीं, और अस्त होते सूरज की लालिमा उसकी थी। लेकिन अब मानो सब पराया सा लगता है। उसके हृदय में भय कुंडली मारे बैठा है और वो किसी ओझा तांत्रिक की तलाश में मानो भटक सी रही है। कई बार उसने इस भय पर काबू पाना चाहा, कई बार अपने आप को दृढ़ किया, पर कुछ ही पलों में वो दृढ़ता मोम सी पिघल जाती। भय फिर अपने नोकदार सिरों को उसके पोर पोर में उगा देता।
चुनिया का मन बदले, वो उस हादसे को भूले, इस प्रयास में बाबू उसे घुमाने ले जाने लगे। नर्मदा के घाटों पर जो नए घाट बने हैं उन पर भीड़ होती। बाबू उसे जानबूझकर पुराने घाटों पर ले जाते। घाटों की काली सीढ़ियों पर हरी काई उगी होती। वो देर तक सीढ़ियों पर बैठकर नर्मदा की लहरों को देखती। धीरे धीरे डूबते सूरज के इंद्रधनुषी रंग नर्मदा की सतह पर बिखर जाते। फिर तारों की प्रतिछाया उन पर डोलती, सतह काली हो जाती, लहरें भी काली, हवा में लहराती ज्यों सांप ही सांप, ढेरों ढेर सांप। वो घबरा जाती। चलो बाबू घर। बाबू हंस पड़ते। अभी थोड़ी देर में जलते दिए तैरेंगे नर्मदा में, तब हम नर्मदा स्तोत्र पढ़कर घर लौटेंगे। और धीरे धीरे घाट के ऊपर बने मंदिर में आरती के घंटे गूंजने लगते। घंटे, मंजीरे और ढोल एक पवित्र समा बांध देते। बाबू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, वो भी हाथ जोड़ लेती। बीच बीच में आंखें खोलकर लहरों को देखती और भय का स्फुरण महसूस करती। आरती खत्म होते ही भक्तों के झुंड सीढ़ियों पर उतर आते। उनके हाथ में ढाक के पत्तों के दोने होते, जिनमें आटे के बने दीपक जलते होते। वे जय नर्मदा मैया कहकर दिए प्रवाहित कर देते। गहरे काले जल में डोलते दीपकों की लौ बेहद सुंदर लगती। बाबू जोर जोर से नर्मदा स्तोत्र पढ़ते, वो भी साथ साथ स्वर मिलाती, नमामि देवी नर्मदे। इन श्लोकों में पवित्र आचमन सी अनुभूति क्यों है? क्यों इतनी कशिश है कि सब कुछ त्याग कर बस इसी में समा जाने को मन करता है? इन श्लोकों में, इस लय में न कहीं भय, न आशंका, न बदन पर रोंगटे खड़े होना, न धड़कनों का तेज होना। एक सम्मोहन, एक मंत्र विद्धता सी। बाबू ने उसे भेड़ा घाट भी घुमाया। चुनिया को ताज्जुब हुआ था। जिन जगहों को देखने की जिद वो सालों से करती आ रही है, अब वे जगहें उसके लिए सहज सुलभ थीं। भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात का संगमरमरी सौंदर्य, उन पर पड़ती सूरज की सुनहली किरणों का कई कई रंगों में तब्दील हो जाने का रोमांचकारी दृश्य, नर्मदा का एक विशाल झरने में बदलता धुआंधारी रूप देख चुनिया की टकटकी बंध गई। भेड़ा घाट से ऊपर 64 जोगिनी का मंदिर, देवी की हर मूर्ति कहीं न कहीं से खंडित, लेकिन फिर भी कलचुरी काल के स्थापत्य की मूक गवाही देती। बाबू ने बताया कि यहाँ से रानी दुर्गावती के किले तक जाने की सुरंग थी। शनिवार की शाम छोटे चाचा आने वाले थे और शनिवार को ही बाबू उसे गोंड रानी दुर्गावती का किला घुमाने ले गए। मदन और मंगर भी साथ गए। किले में लंबे लंबे गलियारों में खंभे ही खंभे थे। हर खंभे पर जंगली रतर लिपटी थीं। गलियारों के ऊपर छत पर रोशनदानों में कबूतर ही कबूतर थे। वो लंबे गलियारों में तेज तेज चलती रही, मानो इन गलियारों से उसकी पुरानी पहचान है। इन गलियारों की ओर खुलने वाले कमरों में रानी का विशेष कमरा भी था, टूटा फूटा खंडहर हुआ, अपने वैभव का साक्षी। कमरे में पूर्व की ओर खुलने वाली खिड़की से दिखती नर्मदा की चांदी सी चमचमाती धारा और पश्चिम की ओर रानी के घुड़साल, उनका कद्दावर काला घोड़ा यहीं बंधता था। रानी बहुत बहादुर थी। अद्भुत पराक्रम था उसका। पता चल जाए कि सतपुड़ा के जंगलों में शेर दिखा है, जब तक उसका शिकार नहीं करती थी पानी नहीं पीती थी। और चुनिया सांप से डरी, एकदम डरपोक। सोचते हुए उसने शर्म से नजरें झुका ली। बाबू उसी की ओर देखकर तो रानी दुर्गावती की वीरता के किस्से कह रहे थे। असर हुआ है चुनिया पर, अब शायद डर भी छूटे। संध्या बाती होते ही फाटक पर रिक्शा आकर रुका और छोटे चाचा विनय भैया और शंकर उसमें से उतरे। विनय भैया और छोटे चाचा ने बाबू के पैर छुए, अम्मा के भी। किले से लौटते हुए बाबू मंगर को लेकर बाजार चले गए थे। थैलों में सामान भरा था। अम्मा सामान सहेजने में जुटी थीं। चुनिया खुश थी। रानी दुर्गावती के किस्सों ने उसमें साहस भर दिया था। नहीं डरना कैसा, उस सांप को तो मंगर ने मार डाला था। फिर कहाँ इस घर में सांप निकला जो म्याल पर जाकर लटके। छानी भी मंगर खूब झाड़ पहुँच चुका है। म्याल कपड़े से साफ हुई है। छानी के कपड़े बरसात की शुरुआत में ही बदल गए थे। हर साल बदले जाते हैं, नहीं तो पानी टपकने का खतरा रहता है। चुनिया ने गुलाबी रेशमी धागों से कसीदा किया हुआ काला सलवार कुर्ता पहना। बालों को सुबह ही शैम्पू किया था। कुछ कुछ भूरे लंबे बालों की ढीली चोटी बांध वो अम्मा का हाथ बटाने चौके में पहुंच गई। ले चुनिया, ये ट्रे बैठक में रखा, सब चाय नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। मंगर दाल पीस रहा है मुंगौड़ों की, फिर आकर चटनी का मसाला तैयार कर देना, लगे हाथ वो भी पिस जाएगी।
वो ट्रे लेकर बैठक में आई। टेबल पर ट्रे रख चाय का प्याला पहले चाचा फिर बाबू को दिया, फिर शंकर की ओर प्याला बढ़ाया। महसूस हुआ शंकर उसे बड़ों के सामने ही बड़ी बेबाकी से घूर रहा था। विनय भैया ने परिचय कराया। चुनिया, ये शंकर है, एमकॉम कर रहा है मेरे साथ ही। चुनिया? वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। एकदम कुची पुची सा नाम है आपका। चुनिया जी, आप पढ़ती हैं? जी, मेरा नाम चारुलता है। मैं इस साल 10वीं की परीक्षा देने वाली हूँ, उसने रुक्षता से चिढ़ कर जवाब दिया और विनय भैया को चाय देकर फौरन ही चली गई वहाँ से। शंकर की बेबाक नज़रें चौके तक उसका पीछा करती रहीं। उसे लगा उसकी पीठ पर शंकर की निगाहें चिपक गई हैं, जिससे बरसाती तेज़ हवाएं भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी। वो देखता रहेगा और चुनिया भीतरी चुभन से पीड़ा पाती रहेगी। उफ, किसी की दृष्टि इस तरह झंझोड़ डालती है। एक आसक्त उद्दंड दृष्टिपात। मन का एक कोना दरक सा गया मानो। चौके का काम निपटा वो कमरे में आकर किताब पढ़ने लगी, लेकिन उन आंखों ने किताब में भी घुसपैठ मचा दी। एक ढीठ सी छुअन, एक जिद्द भरी मौजूदगी। खाने से निपट कर सब थके मांदे उनींदे से बिस्तरों में दुबक गए थे। चुनिया मदन को जागता पाकर तसल्ली से भर मुंह तक चादर ओढ़े सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद कहाँ, जबकि दिन भर किला घूमने और शाम को चौके में काम की अधिकता से वो ज़्यादा ही थकावट महसूस कर रही थी। किले की बुर्ज, विशाल कक्ष, खंभे, लंबे लंबे गलियारे उसकी स्मृति में रहकर उभर रहे थे। उसे लग रहा था मानो वो उन गलियारों में दौड़ रही है। कबूतर पंख फड़फड़ा कर इधर से उधर हो रहे हैं। दौड़ते दौड़ते थक चुकी है, पर वो गलियारे ख़त्म ही नहीं होते। गलियारों में फौजी बूटों की चरमराहट गूंजती है। मुड़कर देखती है, रानी मर्दाने कपड़ों में हाथ में तलवार लिए चली आ रही हैं। आज फिर किसी ने शेर के देखे जाने की सूचना दी है क्या? लेकिन शेर कहाँ है? ये तो शंकर की आंखें हैं। रानी ने आंखों पर वार किया है। आंखें छिटक कर किले के कंगूरों से चिपक गई हैं। घबरा कर उसने मुंह पर से चादर हटाई तो कमरे की हल्की चांदनी खिड़की से उतर रही थी। शरद का आसमान एकदम साफ निरभ्र था। मदन सो चुका था, उसने भी करवट बदल ली। नीरू के लिए रिश्ता तय हो गया। शरबत पिलाई की रस्म हो गई। चाचा ने नेक दस्तूर दिए, फिर पूरा घर गया लड़का देखने। शांत, सौम्य, बेहद शिष्ट व्यक्तित्व वाले जिस युवक से वो परिचित हुई वही था नीरू का भावी पति। वो युवक के बाजू वाले सोफे में बैठ गई और शंकर की ओर हिकारत भरी नज़रों से देख युवक से बातों में तल्लीन हो गई। न जाने क्यों उसे शंकर जरा भी नहीं जम रहा था। जब से आया है एक झुंझलाहट सी छाई रहती है चुनिया पे। ऐसा होता है कभी कभी, बिना कारण कोई बेहद अच्छा लगने लगता है और बिना कारण कोई बेहद बुरा। जैसे शंकर, उसके देखने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं चुनिया को। और जैसे नीरू का मंगेतर, कितना मोहक व्यक्तित्व है इनका। अब इजाज़त दीजिए, काफ़ी दूर जाना है। बाबू उठ खड़े हुए। एकदम शहर के दूसरे छोर पर है घर आपका, लेकिन है बहुत सुंदर जगह, हरी भरी साफ सुथरी। लड़के के पिता ने कहा तो बाबू शालीनता से मुस्कुराए। अब तो आना जाना लगा रहेगा, समधियाना हो गया अब तो। चले चुनिया बेटे? चुनिया बड़ा प्यारा नाम है आपका, एकदम गुड़िया सा लाडला, दुलार भरा। हम तो आपको इसी नाम से पुकारेंगे। अपने भाभी जीजा के मुख से अपने नाम की तारीफ सुन चुनिया ने शंकर की ओर देखा। उसके नाम का मजाक उड़ाया था ना उसने, अब? अरे, हर बात कहने की एक तमीज़ होती है। पश्चिम में आलता सा छिटका पड़ा था। डूबते सूरज का रागमय माहौल, बरसात की विदाई में आसमान सज गया था। शरद ऋतु की धुली धुली सुंदरता बिखरी पड़ी थी। जब तक वे घर पहुँचे, शरद की चांदनी ने वन पंथ उजाले से भर दिए। देर रात तक बैठक में शादी की चर्चा होती रही। आज चाचा का मन पीने का था, सो बाबू और चाचा उसी मूड में थे। मदन ने उनकी तैयारी कर दी। चाचा ने मदन, विनय भैया और शंकर को भी बुलाया। आज तो जश्न मनाएंगे, बिटिया की शादी तय हो गई। मदन ने लिहाज में बस एक बैग ही लिया। वैसे भी उसे अपने दोस्त गिरिराज के यहाँ नोट्स लेने जाना है, लौटने में देर भी हो सकती है। लाला, तुम तो अपनी खुशी पीकर मना लेते हो, हम कैसे मनाएं? अम्मा नमकीन की प्लेट लिए बैठक में आ गई थी। आप भी लो भाभी, चखो तो, वरना इसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। चाचा ने चुटकी ली। नहीं लाला, ये तृप्ति कहाँ देती है, तुम्हें ही बार बार इसकी खातिर धरती पर आना पड़ेगा। चाचा लाजवाब हो मुस्कुरा रहे थे। चौके के काम से निपट कर चुनिया थक चुकी थी।
बदन अलसा रहा था। विनय भैया और शंकर के बिस्तरे मंगर ने बड़के भैया के कमरे में लगा दिए थे। चाचा मंझले भैया की कोठरी में सोए। वे जब भी आते हैं वहीं सोते हैं, क्योंकि शादी से पहले ये कोठरी उनकी ही थी। चुनिया बड़े से कमरे में अकेली सो रही थी। न जाने मदन कब लौटे। वैसे वो जब भी नोट्स लेने जाता है रात 1 बजे से पहले घर नहीं लौटता। चांदनी रात, झींगरों की झुंझुन और शिरीष के पेड़ों पर लगी चाकू सी नोकदार सूखी फलियां जो हवा चलने पर झंझनाहट सी पैदा कर रही थीं, उसे थपकियां देने लगीं। गहरी नींद में डूबी चुनिया हड़बड़ा कर जाग गई। कौन? की फुसफुसाती सी आवाज़ सुनकर वो सर से पैर तक जंगली लतर सी कांप गई। बाबू सांप! अभी शब्द होठों पर ही थे कि लोहे जैसे वजन ने होठ के कपाट बंद कर दिए। वो कसमसा उठी। गले में सांस फंसने लगी। छटपटा कर उसने होठों पर का वजन हटाया। कौन है? बाबू, अम्मा! और उसने धुंधलाए आलोक में शंकर को अपने करीब पाया। उसने उसके कान की लव पर दांत चुभाए और फुसफुसाया, चीखना मत चुनिया। वो कांप उठी और उसकी गिरफ्त से छूटकर दरवाजे की ओर भागी। शंकर ने उसे पीछे से दबोच कर पलंग पर धकेल दिया और एक झन्नाटेदार झापड़ उसके गाल पर मारा। वो सिसक पड़ी, बिसूर कर बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन बिसूरना बेअसर था। म्याल से लटका वजनी सांप उस पर गिर पड़ा था और वो निरुपाय सी छटपटा रही थी। सांप अपने लिजे स्पर्श से उसके होंठ, गले, वक्ष, पेट, कमर और तमाम शरीर को डस रहा था। दंश की चुभन, दर्द, बिलबिलाहट, सब और जहर ही जहर। सांप के उगले जहर से माहौल मृत हो गया। वक्त थम गया। चुनिया के उगड़े बदन पर एक पथराई चुभन थी। आंखों में गर्म आंसुओं का सैलाब मंडरा रहा था। एकाएक फाटक खुलने और फिर अहाते में साइकिल टिकाने की आवाज़ सुनकर शंकर हड़बड़ा गया। वो तेजी से उसके बदन से हटा और दबे पांव कमरे में चला गया। घड़ी ने 1 का घंटा बजाया। मदन कमरे में आया, जूते उतारे और बिना कपड़े बदले ही पलंग पर बेसुध सा लेट गया। चांदनी सरक कर मकान की ओट ले चुकी थी और अब वो अंधेरे की गिरफ्त में थी। और आश्चर्य, उस रात के बाद से अब हर रात उसे छत की म्याल पर सांप नहीं बल्कि शंकर लटका नजर आता है, अपनी विभत्स हंसी सहित, चमकती चालाक आंखों सहित। आंखें ऐसी घूरती सतर्क सी लगती जैसे शिकार पर झपटने से पहले किसी जानवर की लगती हैं। उसके बड़े बड़े हाथों की हथेलियां तानी हुई, दबोचने को आतुर, और उसका अंग अंग हलाहल विष से भरा। सांप के कांटे का तो फिर भी इलाज है, लेकिन आदमी के कांटे का? खत्म। चुनिया का कुंवारापन खत्म। उसकी शर्मो हया पर भारी चोट। बाबू की इज्जत आबरू दांव पर लगी हुई है। कहीं इस हलाहल ने उसके शरीर में अंगड़ाई ली तो क्या होगा? मात्र मरण। हाँ, जिस जिंदगी को जीने की चाह उसके अंदर समाये डर को भी मात देना चाहती थी, अब स्वयं मात मिल चुकी है उसे। जिस्म के साथ साथ आत्मा भी घायल हो चुकी है। अब ना चीख है ना आतंक। आंसुओं का एक विशाल समंदर है जिसमें वो आकंठ डूबी है, और कमरे में पसरी है एक जहरीली उदासी। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी हलाहल। घरेलू यौन शोषण को उकेरती कहानी ने आपके हृदय को जरूर चोटिल किया होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।